नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है योगेश महाजन लीगल चैनल पर। योगेश महाजन लीगल चैनल पर हम आपको प्रस्तुत करेंगे नवीनतम सुप्रीम कोर्ट के फैसलों और विभिन्न अन्य न्यायालयों के फैसलों पर और विधि ज्ञान को प्रसारित करने का प्रयास करेंगे। इस चैनल पर हम न्यायिक फैसलों के महत्व को समझाने और विधि समझौतों की युक्तियों को समझाने का प्रयास करते हैं। हमारा मकसद है कानून और न्याय के क्षेत्र में ज्ञान को आपके पास पहुंचाना, तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, घंटी आइकन दबाएं, वीडियो को लाइक और शेयर करें। दोस्तों, माननीय सुप्रीम कोर्ट का 26 अप्रैल 2024 को एक जजमेंट आई है, रिपोर्टेबल जजमेंट है, जो कि क्रिमिनल नंबर ऑफ 2024, जो कि अराइजेस हुई थी स्पेशल लीव पिटीशन क्रिमिनल नंबर 5758 ऑफ 2018। और इसमें जो अपीलेंट है उन्होंने स्टेट ने अपील की थी अगेंस्ट द रिस्पोंडेंट्स। तो यहाँ पर जो रिस्पोंडेंट्स हैं उन्होंने एक क्वेश्चन पिटीशन थी वो माननीय हाई कोर्ट में डाली थी 482 CRPC के अंदर। और मीन्स 482 मीन्स कंटेंट्स को देख के पता चलेगा कि उन्होंने एक क्वेश्चन पिटीशन थी वो डाली थी। और यहाँ पर हाई कोर्ट ने जो उनकी जो क्वेश्चन थी वो अलाउ कर दी थी। और फिर उससे एग्रीवेट होकर जो स्टेट है उन्होंने आगे अपील थी वो डाली थी। और यहाँ पर माननीय सुप्रीम कोर्ट ने ये ऑब्जर्व किया कि यहाँ पर स्टेट को काफ़ी जो है वो नुकसान हुआ है, क्योंकि एक लैंड से रिलेटेड एक जो FIR थी और चार्जशीट थी वो फाइल की गई थी, जिसमें चीटिंग और जो रेलेवेंट जो सेक्शंस हैं इंडियन पीनल कोड के वो अट्रैक्ट होते थे। तो उसमें माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये एक लैंड से रिलेटेड एक मैटर था, जिसमें 9,000 रुपये पर एकड़ के हिसाब से जो ज़मीन का लैंड था, और बाद में जो उसकी जो वैल्यू थी, मार्केट वैल्यू थी, वो कुछ कई लाखों में आ गई थी। वो एग्जैक्ट डिटेल्स हम जजमेंट के कंटेंट्स को देख के ही बता पाएंगे। तो उसमें फिर यहाँ पर ये भी ऑब्जर्व किया कि स्टेट को काफ़ी नुकसान हुआ है। और GPA की भी जो जुरिस्डिक्शन थी वो मीन्स ऐसी जगह GPA को दिया गया ताकि वो उस मीन्स जो रजिस्ट्रार ऑफिस से बाहर जो है वो राइट्स रजिस्टर ऑफिस से बाहर जो है वो एग्जीक्यूट की जा सके। तो यहाँ पर ये कहा कि काफ़ी मैनिपुलेशंस किया गया था। तो ये एग्जैक्ट जो है वो जब तक ट्रायल नहीं किया जाएगा डिटेल में तभी जो है वो पता लगाया जा सकता है। हाई कोर्ट ने यहाँ पर काफ़ी हेस्टीनेस दिखाई है और क्वेश्चन को इमीडिएट मीन्स अलाउ नहीं करना चाहिए था। क्वेश्चन पिटीशन जो प्रेयर थी उनको अलाउ नहीं करना चाहिए था। तो इसलिए हाई कोर्ट के जो ऑर्डर था उसको सेट असाइड कर दिया था। तो आइए हम इसके कंटेंट्स को देखते हैं और एग्जैक्ट कंटेंट्स क्या थे वो हम जजमेंट के कंटेंट्स को देख के ही कुछ बता पाएंगे। तो यहाँ बताया कि अपील थी जो स्टेट ऑफ उड़ीसा ने उन्होंने फाइल की थी। एक जजमेंट आई थी हाई कोर्ट ऑफ उड़ीसा की। हाई कोर्ट ऑफ उड़ीसा की जजमेंट थी वो थी 13 जनवरी 2018 की, जिसमें क्वैश कर दी गई थी मीन्स SDJM की जो ऑर्डर था 26 सितंबर 2015 का, उस जो जिसमें कॉजनेंस ले लिया था SDJM ने 420, 467, 468 जो फॉर्जरी से रिलेटेड है, और 120B जो क्रिमिनल कॉन्सिक्वेंसेस से रिलेटेड है, और सेक्शन 34 इंडियन पीनल कोड जो कि कॉमन इंटेंशन से रिलेटेड है। तो ये सारे जो IPs के जो सेक्शन है उसको क्वैश कर दिया था। और जिसमें SDJM ने जो प्रोसेस था वो इशू कर दिया था, उसको क्वैश कर दिया था। अब फैक्ट्स क्या थे, फैक्ट्स को हम देखते हैं। 20 मई 2005 को एक FIR थी वो रजिस्टर्ड हुई थी, वो लॉन्च की गई थी स्पेशल सेक्रेटरी ऑफ गवर्नमेंट की जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट में, जिसमें बताया गया था कि काफ़ी वाइड स्प्रेड कॉन्स्पिरेंसी है वो हुई है, जिसमें फॉर्जरी ऑफ डॉक्यूमेंट्स भी हुए हैं, जिसकी वजह से इलीगल ट्रांसफर ऑफ द वैल्यूएबल गवर्नमेंट लैंड है वो प्राइवेट एंटिटीज को दे दी गई है। और उस FIR के बेसिस पे पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन की और चार्जशीट थी 10 इंडिविजुअल्स के नाम पे डाल दी गई, और जिसमें प्रेजेंट रिस्पोंडेंट्स भी हैं। और उनको अक्यूज किया गया कि उन्होंने क्रिमिनल कॉन्स्पिरेंसी की है अंडर सेक्शन 420, 467, 468, 471, 477A, 120B और 34 इंडियन पीनल कोड। और फिर इसके बाद चार्जशीट थी वो 28 अगस्त 2015 को फाइल कर दी गई, जिसमें अदर को कॉन्स्पिरेटर्स थे उनको भी नाम चार्जशीट में डाला गया, और कि इन्होंने ये एलिगेशंस थी कि फॉर्ज डॉक्यूमेंट्स को यूटिलाइज किया है और रेंट रिसीप्ट्स को मैनिपुलेट करने के लिए, जुडिशियल प्रोसेस को मैनिपुलेट करने के लिए और रेवेन्यू रिकॉर्ड्स को मैनिपुलेट करने के लिए, ताकि इलीगली जो गवर्नमेंट लैंड को इलीगली एक्वायर किया जा सके। और डॉक्यूमेंट्स थे वो प्रोड्यूस किए गए थे वेरियस रेवेन्यू और सिविल कोर्ट्स में, ताकि
फेवरेबल ऑर्डर्स है वो लिया जा सके और फिर जो ऑनरशिप का जो क्लेम है उसको सब्सटेंशिएट किया जा सके जो डिस्प्यूटेड प्रॉपर्टीज थी। अब जो एलिगेशंस की क्या थी, सेंटर ऑफ एलिगेशंस ये थी कि एक सेल ऑफ लैंड थी जिसमें जो एक हार्ट ऑफ भुवनेश्वर में एक सेल ऑफ लैंड थी जो लीज की गई थी एक व्यक्ति का, मीन्स एक लेडी का नाम बताया गया अंडर ड्यूबियस सर्कमस्टांसेस में आज़ादी से पहले। लेकिन जब उनकी जो डेथ हुई तो फिर उनके जो लीगल हेयर हैं उन्होंने अपने जो राइट्स हैं वो प्रॉपर्टी के ऊपर बताए जो लीज थी, और फिर जो कि ऑलरेडी कॉम्पिटेंट अथॉरिटीज़ ने उसको नॉन जेन्युइन कह दिया गया था। और उसके बाद भी एडवर्स फाइंडिंग्स होने के बाद भी जो OEA हैं, जो कलेक्टर एंड सब्सिक्वेंट जुडिशियल रूलिंग्स ने जो सेट असाइड कर दिया था अर्लियर डिसीजंस को, और फिर उन्होंने रीइंस्टेट कर दी थी लीज को। और एलिगेशंस थी जिसमें जबकि मैनिपुलेशन और डॉक्यूमेंट्स की भी एलिगेशंस थी और इम्प्रॉपर लीगल प्रोसीडिंग्स के बेसिस पे की हुई थी। फिर 2000 में जो लीगल हेयर थे उन्होंने एक जनरल पावर टॉर्नी है वो ग्रांट कर दी थी अक्यूज नंबर 5 को, जो कि एक रियल एस्टेट डेवलपर है, और फिर उनको अथॉरिटी दे दी गई ताकि वो मैनेज कर सकें और प्रॉपर्टी को डिस्पोज कर सकें। तो ये भी कहा गया एलिगेशंस में कि GPA जो था वो ये पाई गई थी, इंटरपोलेटेड की गई थी ताकि जो ट्रांजैक्शंस थे वो रिस्पोंडेंट्स के फेवर में दिए जा सके और अदर अक्यूज्ड पर्सन्स के फेवर में। उस इंटरपोलेशन से जो है एक उन्होंने फिर बताया कि जो सेल्स थी वो एग्जीक्यूट कर दी गई। मीन्स जो अक्यूज नंबर 5 है उन्होंने जो सेल्स थी वो एग्जीक्यूट कर दी थी और सब्सटेंशियल पोर्शन ऑफ लैंड्स की जो सेल्स थी वो कर दी थी रिस्पोंडेंट्स को, और काफ़ी अंडर वैल्यूड लेवल पे जो है रेट पे कर दी थी जो कि मार्केट रेंज से काफ़ी ज़्यादा कम था। और ट्रांजैक्शंस जो थे वो फाइनलाइज कर दिए गए बिना किसी स्क्रूटनी ऑफ द टाइटल और लेजिटिमेसी को देखते हुए या फिर GPA की अथॉन्टिसिटी को देखते हुए। और 26/9/2015 को SDJM जो भुवनेश्वर के SDJM है उन्होंने कॉजनेंस लिया ऑर्डर को, मीन्स ऑफेंसेस के ऊपर जो कॉजनेंस लिया, और 420B 467 468 471 जो फॉर्जरी से रिलेटेड हैं, 120B जो क्रिमिनल कॉन्स्पिरेंसी है और 34 इंडियन पीनल कोड। तो एक प्रोसेस था वो इशू कर दिया रिस्पोंडेंट्स को और अदर अक्यूज्ड पर्सन्स को अगेंस्ट में भी डाल दिया, जो कि रिस्पोंडेंट्स द्वारा हाई कोर्ट में चैलेंज किया गया था। हाई कोर्ट ने अपनी इम्पियन जजमेंट से क्वैश कर दिया और रीज़न ये दिया गया कि इनसफिशिएंट एविडेंसेस हैं कॉन्स्पिरेंसी के, तो जिससे रिस्पोंडेंट को डायरेक्टली इम्प्लीकेट नहीं किया जा सकता। और क्रिटिसाइज भी किया कि स्क्रूटनी जो की गई है उसको, जो प्रीवियस स्टेज पे जो स्क्रूटनी की गई थी उसको क्रिटिसाइज किया गया, और जो कि जो स्टैंडर्ड्स थे जो रिक्वायर्ड किए गए थे जो प्राइम फेशियल वैल्यूएशन को, जिसकी वजह से कॉजनेंस किए गए, उस सारे इशू को जो मीन्स SDJM ने जो लिया है मीन्स कॉजनेंस किया तो उसको पूरा क्रिटिसाइज किया। अब यहाँ पर फाइनली सुप्रीम कोर्ट में आई स्टेट, उन्होंने ये कंटेंशन ये दी कि हाई कोर्ट ने सर्कमस्टेंशियल एविडेंस को ओवरलुक्ड कर दिया है और एक ब्रॉडर कॉन्स्पिरेंसी थी जिस रिस्पोंडेंट्स की, जिसमें हाईलाइट किया गया था उनके जो प्रोफेशनल इक्विपमेंट है जो रियल एस्टेट के, उनको हाईलाइट भी किया था। तो जो एक ड्यूबियस नेचर ऑफ ट्रांजैक्शंस भी हुई हैं इसमें, तो स्टेट ने ये भी आर्ग्यू किया कि हाई कोर्ट ने अप्रिशिएट नहीं किया कि सिवियरिटी क्या है ऑफेंसेस की और पोटेंशियल इम्प्लीकेशंस क्या है गवर्नेंस के और फिर पब्लिक ट्रस्ट के जो एडमिनिस्ट्रेशन ऑन द लैंड रिकॉर्ड्स को, इस सब इश्यूज को उन्होंने अप्रिशिएट नहीं किया। अब दोनों पक्षों को सुनने के बाद कोर्ट ने ये पाया कि इम्पीच ऑर्डर का जो हाई कोर्ट का जो ऑर्डर है वो रिकंसिडरेशन की रिक्वायर्ड करता है, क्योंकि इन्वेस्टिगेशन हुई थी रिस्पोंडेंट नंबर 1 की जो, और जो कि एक्यूज नंबर 7 है, और रिस्पोंडेंट नंबर 2 जो उनका क्रिटिकल रोल था मिसयूज GPA का मिसयूज किया गया था और सब्सिक्वेंट प्रॉपर्टी ट्रांजैक्शंस में, और एक प्राइम फेशियल केस बनता है कि जिसका फर्दर एग्जामिनेशन किया जाए। और जो लीगल हेयर थे उन्होंने GPA दे दी थी एक जो बिल्डर्स प्राइवेट लिमिटेड है जो कि अक्यूज्ड भी हैं, उनको जो रिप्रेजेंट करते थे अक्यूज द्वारा। तो GPA रजिस्टर्ड की कराई गई थी आउटसाइड द प्रॉपर ज्यूरिसडिक्शन, जहाँ ज्यूरिसडिक्शन में होनी चाहिए थी वहाँ नहीं रजिस्टर कराई थी बल्कि आउटसाइड द ज्यूरिसडिक्शन कराई थी, जो ताकि और एक अनरिलेटेड पार्सल ऑफ लैंड जो था कि जिस ताकि एक स्मॉल अनरिलेटेड पार्सल ऑफ लैंड था ताकि सब रजिस्ट्रार जो एक अथॉरिटी है उसको एक्सटेंड किया जा सके। तो इसकी वजह से इलीगल एक्टिविटीज़ की गई थी और इसकी वजह से जो मैनिपुलेशन किया गया था GPA का, वो स्पेसिफिक टर्म्स थे जो कि अल्टर किए गए थे ताकि मिस रिप्रेजेंट किया जा सके, अथॉरिटी को ग्रांटेड की गई थी। और विद द हेल्प ऑफ एक जूनियर क्लर्क थे अक्यूज नंबर 3, जो एक्ट ऑफ फॉर्जरी थी वो एक डिलिबरेट अटेम्प्ट था कि
लीगल प्रोसीडिंग्स को ट्रांसफर करने के लिए प्रॉपर्टी को। तो इस फॉर्जरी को एक्सटेंसिव लैंड्स थी वो एक सिग्निफिकेंट लोअर वैल्यू पर दी गई, जबकि हार्ट ऑफ भुवनेश्वर में जो अक्वायर की गई थी लैंड को, जो 9,000 पर एकड़ की लैंड की थी, जबकि प्रिवेलिंग मार्केट रेट उस समय 50 लाख पर एकड़ का था। तो इस तरह की ड्रास्टिक अंडर वैल्यूएशन से करने से एक सब्सटेंशियल क्वेश्चंस निकल के आते हैं कि क्या इसकी मंशा थी ट्रांजैक्शंस की, तो जो कि एक जानबूझ के किया गया था ताकि एप्रोप्रिएट स्टैंप ड्यूटी को इवेट किया जा सके और रजिस्ट्रेशन फीस को बचाया जा सके, जिससे स्टेट को काफ़ी कंसिडरेबल लॉस हुआ है। तो इस सारे सस्पिशंस जो दिए गए थे रेस्पोंडेंट नंबर 1 द्वारा एंड जो अक्यूज नंबर 8 हैं, तो जो ट्रांजैक्शंस जो किए गए थे अक्यूज नंबर 2 द्वारा, जो कि टेम्परेरी इंचार्ज थे सब रजिस्ट्रार ऑफिस के, तो इस तरह की जो इंटेंशनल अंडर वैल्यूएशन की गई थी लैंड को, और जो उनकी इन्वॉल्वमेंट थी रेस्पोंडेंट नंबर 1 की, जो इन कंजंक्शन विद द रिवोकेशन ऑफ जीपीए, जो इसकी वजह से फ्रॉडलेंट टेम्परिंग की गई थी, तो ये क्लियरली हाईलाइट करता है कि एक मिस अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट प्रॉपर्टी को किया गया है। में एक स्कीम बनाई गई थी ताकि उसे मिस अप्रोप्रिएट किया जा सके गवर्नमेंट प्रॉपर्टी को, और ताकि पब्लिक एक्सचेकर को काफ़ी लॉस हो सके, मीन्स लॉस हो सके। तो इसलिए रिस्पॉन्डेंट नंबर 1 जो कि वाइफ एंड रिस्पॉन्डेंट नंबर 2 की, और रिस्पॉन्डेंट नंबर 2 जो है मैनेजिंग डायरेक्टर हैं कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड के, जो कि सेंटर पार्ट थे प्लानिंग के और इसकी और ट्रांजैक्शन को एग्जीक्यूट किया था। तो बोथ रिस्पॉन्डेंट्स ने अपनी कनेक्शन से एक रियल एस्टेट डेवलपर एसोसिएशन और जानकारी थी की फिगर्स इन रियल एस्टेट सेक्टर में, तो उन्होंने एक पाइवटल रोल, इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है कॉन्स्पिरेंसी पे। तो इसलिए उनकी जो प्रोफेशनल पोजीशन है और इंडस्ट्रियल इन्फ्लुएंस है वो मिसयूज की गई है ताकि कंसील की जा सके इस ट्रांजैक्शंस को। तो कोर्ट बिलीव करती है कि डिसमिस करना इस केस को प्रीलिमिनरी स्टेज पे, जब ब्रॉडर पैटर्न ऑफ सिमिलर फ्रॉड्स इन्वॉल्व हैं गवर्नमेंट लैंड के, तो एक लार्जर कॉन्स्पिरेंसी हुई है, तो जो इसको अंडरमाइन करना होगा एक इंटीग्रिटी ऑफ मल्टीपल इन्वेस्टिगेशंस हुई थी और जुडिशियल प्रोसेस पर। तो ये डिसीजन जो इस तरह का डिसीजन जो हाईकोर्ट का आया था वो डेट्रीमेंटल मीन्स खतरे इन्वेस्टिगेशन को लिए खतरनाक था, मीन्स डेट्रीमेंटल था, मीन्स अगेंस्ट में था, कॉन्ट्रेरी था एक तरह का। तो एक फ्रॉडलेंट स्कीम्स थी जो की गई थी अगेंस्ट द पब्लिक एसेट्स के तहत। तो इसलिए कोर्ट ये पाती है कि जो हाई कोर्ट का डिसीजन था जिन्होंने क्वेश्चन किया था प्रोसीडिंग्स को, जो कि एक इस ग्राउंड पे किया था कि एक इनकम्प्लीट असेसमेंट हुई है फैक्ट्स की, जो कि अनरेवल्ड मीन्स ओपन तभी की जा सकती है जब एक डिटेल ट्रायल प्रोसेस किया जा सके। तो नेचर और एक्सटेंट ऑफ एलिगेशन ट्रांसपेरेंसी थी जिसमें इन्वॉल्वमेंट थी रिस्पॉन्डेंट्स की और जिसके हार्म हुआ था पब्लिक एक्सचेकर को, इसको जुडिशियली एग्जामिन की जरूरत है जो ट्रायल में किया जा सकता है। और हाई कोर्ट ने यहाँ पर जल्दबाजी की है, हास्टली कंक्लूड कर दिया कि इसमें कोई एविडेंस नहीं है, तो जिससे मीटिंग ऑफ द माइंड जो अदर अक्यूज्ड के साथ जो माइंड का जो करना मीट होना मीन्स कॉन्स्पिरेंसी का पार्ट करना, तो कोर्ट ने कहा हमारी ओपिनियन में ये तभी डिसाइड किया जा सकता है जब एग्जामिनेशन होगी एविडेंसेस की और विटनेसेस होंगे ट्रायल कोर्ट में। तो इस ऐसे व्यू में देखते हुए अपील को अलाउ कर दिया और इम्पिंज ऑर्डर था हाई कोर्ट का उसको सेटिसाइड कर दिया। और साथ में ये कहा कि जब ट्रायल प्रोसीड करेंगे अगेंस्ट द रिस्पोंडेंट्स आल्सो, और जो FIR थी 2005 की वो ट्रायल कोर्ट को हिदायत मीन्स डायरेक्शंस दिए कि वो एक्सपीडिशियसली इसको डिसाइड करे। तो ये जजमेंट आई थी 26 अप्रैल 2024 को। उम्मीद है कि यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया इसे सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन दबाकर नोटिफिकेशन प्राप्त करें ताकि आप हमारे नए वीडियो से अपडेट रह सकें। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। हमारे चैनल पर आपको न्यायिक मुद्दों, कानूनी सलाह और कानूनी अपडेट्स के बारे में नवाचारिक और महत्वपूर्ण जानकारी मिलेगी। हमारे साथ बने रहें क्योंकि योगेश महाजन लीगल आपके कानूनी सवालों का सहायक है।